प्रैक्टिकल में, प्रयोगात्मक में अध्याय 3। इसमें जो है जो हमको पढ़ना है वो है सामरिक भू क्षेत्र का विवरण एवं अध्ययन। अर्थात किसी क्षेत्र पर सैनिक कार्यवाही करनी हो, वहाँ का निरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। किसी भी भूमि पर सैनिक कार्यवाही के लिए भू क्षेत्रों का अध्ययन एवं उसका स्पष्ट विवरण प्राप्त करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी सैनिक कार्यवाही की सफलता भू क्षेत्र के कुशलतम उपयोग पर निर्भर होती है। अब इसमें भू क्षेत्र के विवरण की विधि क्या होती है, यानी किसी भी भू क्षेत्र में हम पहुंचकर किस तरह उसके भूमि का हम डिवाइडेशन करते हैं, फिर वहां पर बैठकर उसका निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहले विवरण फिर निरीक्षण की विधि, ये चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, सर्वप्रथम यूनिट कमांडर अपने सैनिकों के साथ कार्यवाही वाले क्षेत्र में पहुंचकर एक चाप के रूप में संगठित करता है। ठीक है, सभी सैनिक घुटने के बल बैठ जाते हैं। तब कमांडर उनके पीछे मध्य में खड़ा हो जाता है और सैनिकों को प्रमुख चिन्हों की स्थिति से परिचित कराता है। प्रमुख चिन्ह एवं सैनिक शब्दावली के बीच में जो संपर्क रेखा बनती है उसे सैन्य शब्दावली में आमरुख कहा जाता है। आमरुख का चुनाव बहुत बुद्धिमानी से सोच समझ कर किया जाता है। यह एक ऐसा चिन्ह होता है जो अपने आप में अलग हो, अन्य चिन्हों से बड़ा हो तथा जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे जो उसी दिशा में हो, जैसे नंबर 1 सेक्शन, सामने देख। ये एक प्रकार से सैनिकों को निर्देश देने की प्रक्रिया है, जिसके लिए जिस चिन्ह को चिन्हित किया गया है वही चिन्ह जो है अपने सैनिकों को दिखाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा चित्र में आपको दिखा दे रहे हैं जो भू क्षेत्र। हाँ, ये है आपका चित्र। जब कोई भी कमांडर जब जाता है पहले तो अपने सैनिकों के साथ बिल्कुल इसी रूप में बैठ जाता है जो आप ये सामने देख रहे हैं। जैसे अभी सेक्शन संरचना में हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन में 10 सैनिक होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पार्ट में बता दें सेक्शन में कुल 10 सैनिक होते हैं, जो कि 2 भूमि में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक होता है राइफल ग्रुप, एक होता है ब्रेन गन ग्रुप। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है राइफल ग्रुप में कुल 7 सैनिक होते हैं जिनका हेड नायक होता है, और ब्रेन गन ग्रुप में कुल 3 सैनिक होते हैं जिनका हेड जो है लांस नायक कहलाता है। तो इसमें 6 सैनिक प्लस 1 नायक ये राइफल ग्रुप में होता है, और 2 सैनिक प्लस 1 उनका कमांडर लांस नायक ये ब्रेन गन ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन जो सेना की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें इसी तरह जो है इसी रूप में ये सैनिकों को कमांडर जो है बैठा देता है, जिस रूप में आप देख रहे हैं। सामने भू क्षेत्र का निरीक्षण करना है। अब ये आमरुख वही चिन्ह होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एक तरफ ये पेड़ बना हुआ है, एक तरफ ये मंदिर बनी हुई है। अंतर यही है कि एक दाएं है, एक बाएं है। इसी तरह आगे की आमरुख में ये एक जो है एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, ये दूसरी तरफ भी मंदिर बनी हुई है। और भू क्षेत्र जो है इसी रूप में एक प्रकार से काल्पनिक रूप से विभाजित कर लेते हैं कि जो दूरी सामने बैठे हुए 200 से 300 गज की दूरी तक की भूमि को अग्र भूमि कहा जाता है। उसके बाद उसके आगे की दूरी जो 400 से 600 गज होती है लगभग, उसे हम मध्य भूमि कहते हैं, तथा 600 गज से ऊपर की जो भूमि होती है उसे हम पृष्ठ भूमि कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से 200 से लगभग 400 गज, यहाँ तो थोड़ा सा वो लिखा हुआ है 300 लिखा हुआ है, लेकिन लगभग 200 से 400 गज तक की दूरी अग्रभूमि, और 400 से 600 तक की गज तक की भूमि को मध्य भूमि, तथा 600 के ऊपर की भूमि को हम पृष्ठ भूमि या दूरस्थ भूमि कहते हैं। अब इसी तरह अग्रभूमि को हम निकटस्थ भूमि कह सकते हैं, मध्य भूमि मध्य ही रहेगी, और पृष्ठ भूमि को हम दूरस्थ भूमि कह सकते हैं। ठीक है, और अग्रभूमि में भी आप देख सकते हैं इस बीच में जो है एक काल्पनिक रेखा होती है, एक इसको हम कई भागों में 6 भागों में बढ़ जाता है अपने आप। ठीक है, जिसका अध्ययन हम सामने करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं कमांडर जो है, जैसे जो चिन्ह निर्धारित किया जाता है उसके बारे में, यही उनकी भाषा होती है। जैसे बोला गया
सेक्शन नंबर 1 यानी सेक्शन का जो प्रथम सैनिक होगा उसको कहा जा रहा है सामने देख 400 मीटर पर अकेला पेड़ दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद अमरुख को निश्चित कर लेने के बाद सीमाएं बताई जाती हैं। सबसे पहले बाईं ओर की सीमा, फिर दाईं ओर की सीमा। सीमाओं के पास ही एक या दो चिन्हों का चयन करना होता है। जैसे अब दूसरे सेक्शन नंबर सैनिक को बोला जाएगा। सेक्शन नंबर 2 थोड़ा आधा बाएं 200 यानी 200 गज की दूरी पर डाक बंगला है, और आधा दाएं या आधा बाएं 500 गज की दूरी पर पेड़ है। ठीक है। ये एक प्रकार से आमरुख एक प्रकार से सामने के पहचान चिन्ह होते हैं। ठीक है। सामने हो या थोड़ा सा दाएं हो या थोड़ा बाएं हो, ये कोई भी चिन्ह हो सकता है। हमने हो सकता है यहाँ चित्र में हमने नहीं बनाया है बहुत सारे चित्र, लेकिन वही है कि ये सामने जो है वही चिन्ह जो है जिसे सांकेतिक चिन्ह के रूप में हम लोग मैप पे दर्शाते हैं, वही चिन्ह उस पे कोई पेड़ होता है, कहीं मंदिर होती है, कहीं मस्जिद होती है, तो वही चीज आमरुख को रूप में हम ले लेते हैं और उसी को हम जो है सामने वाले को चिन्हित करके दिखाते हैं। ठीक है। अब भूक्षेत्र विवरण की प्रक्रिया। सेक्शन कमांडर भूक्षेत्र का विवरण देते समय भूमि चाप बताकर भूमि को दूरी को 3 भागों में विभक्त करके उसका विवरण देता है। अग्रभाग 200 से 300 गज माना जाता है। मध्य भाग इसका विस्तार 400 से 600 गज माना जाता है। पृष्ठभूमि या दूरस्थ भूमि जिसका विस्तार 600 गज के ऊपर माना जाता है। जिस भूमि को ठीक से देखा ना जा सके उसे दूरस्थ भूमि कहते हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार की भूमि को निर्देश चिन्हों या की सहायता से स्पष्ट किया जाना चाहिए, परंतु ध्यान रहे आक्रमण की स्थिति में सबसे पहले अग्रभूमि, फिर मध्य भूमि और अंत में दूरस्थ भूमि को बताया जाता है या बताना चाहिए। सुरक्षात्मक स्थिति में सर्वप्रथम पृष्ठभूमि, फिर मध्य भूमि और अंत में अग्रभूमि को बताया जाना चाहिए। जैसे नंबर 2 सेक्शन बाएं वाले पेड़ से दाएं वाले मंदिर के बीच वाली भूमि सेक्शन की अग्रभूमि होती है, अर्थात 2 नंबर का सेक्शन जो है वो अग्रभूमि का निरीक्षण करे। इसी प्रकार बाएं मंदिर से दाएं पुल तक के भूमि की दूरी मध्य भूमि। इसी प्रकार इसके बाद की भूमि को दूरस्थ भूमि कहा जाता है। अब निरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है निरीक्षण की जो प्रक्रिया होती है, दृष्टि जो है पहले नंबर जैसे A1 A2 अग्रभूमि को 2 भागों में बांटा गया है, A1 A2, फिर मध्य भूमि को B1 B2, फिर वो दूरस्थ भूमि को C1 C2। आप देख सकते हैं एक तरफ से जो है ये तीरें जा रही हैं इधर की ओर, यानी एक तरफ निरीक्षण करते हुए सैनिकों का निरीक्षण दृष्टि वहां पहुंचेगी A1 से A2 की ओर, फिर सामने जाएगी। ये रुक जाओ मित्रों, थोड़ा सा देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। हाँ B, फिर उसके बाद B1 से आप देख सकते हैं, कहने का मतलब निरीक्षण वही है कि एक तरफ से आपको निरीक्षण करते हुए A1 A2 से होकर B1 तक जाना है, B1 से B2 वाले भाग में जाना है, फिर C1 वाले भाग में, फिर C2 वाले भाग में, फिर उसी तरह से आपको लौटते हुए दृष्टि को घुमाकर C2 से C1 की ओर, फिर उसके बाद C1 से ये B1 B2 की ओर, B2 से फिर B1 की ओर, फिर उसके बाद A2 की ओर, फिर A1 की ओर। यानी एक तरफ से आपकी दृष्टि जो है जाएगी और दूसरी तरफ से वही दृष्टि उसी क्रम से वापस आएगी। ठीक है। तो ये हो गई निरीक्षण की प्रक्रिया। ठीक है। अब देखिए भूक्षेत्र के निरीक्षण की प्रक्रिया हम कैसे पढ़ेंगे। भूक्षेत्र का पूर्ण विवरण देने के बाद उस क्षेत्र का निरीक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है। शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने तथा सैनिक महत्ता के प्रमुख चिन्हों का चुनाव करने के लिए कभी उस क्षेत्र में पैदल गश्त नहीं किया जाता, क्योंकि समय अधिक लगता है, क्योंकि दूर क्षेत्र होता है। शत्रु कहीं भी छुपा हो सकता है जो कि आक्रमण कर सकता है। सुरंगें भी बिछी हो सकती हैं। अब भूमि के निरीक्षण के लिए दृष्टि को क्रमशः पहले अग्रभूमि के बाएं भाग में, फिर अग्रभूमि के दाहिने भाग में, जो मित्रों अभी हमने आपको क्रम बताया बिल्कुल उसी तरह पहले बाएं भाग से दाहिने की ओर, फिर मध्य भाग में दाहिने की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाएं की ओर बढ़ेंगे, फिर सामने पृष्ठभूमि में बाएं की ओर जाएगी दृष्टि, फिर जो है पृष्ठभूमि के दाईं ओर जाएगी, और उसी क्रम से पृष्ठभूमि की दाईं ओर, फिर बाईं ओर क्रमशः वापस भी आएंगे। उसके बाद फिर मध्य भूमि में आएंगे बाईं ओर, फिर मध्य भूमि के दाएं ओर,
फिर जो है अग्रभूमि के दाएं ओर, फिर अग्रभूमि के बाएं ओर आकर हम वहीं पे समाप्त कर देंगे जहां पे हमारी निरीक्षण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अग्रभूमि के दाहिने भाग में, फिर मध्य भाग में के दाहिने भाग में, फिर मध्य भाग के बाएं भाग में, फिर पृष्ठभूमि के बाएं भाग में और अंतिम में पृष्ठभूमि के दाहिने भाग में स्प्रिंग की तरह दौड़ाते हैं अपनी नजरों को, दृष्टि को जिसको कहते हैं। फिर लौटते हुए उसी प्रकार वापस चले आते हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है, यानी A1 A2 B1 B2 ये जाने का क्रम है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तक। फिर उसी दृष्टि पे वापस लौटने का क्रम है C2 C1 B2 B1 A2 A1। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया मित्रों। अब अनुक्रम जो है भूक्षेत्र के विवरण का अनुक्रम इस प्रकार है, यानी सामरिक भूक्षेत्र का विवरण इस प्रकार दिया जाना चाहिए। क्रमशः यूनिट का नाम, दूरी, आमरुख, सीमाएं तथा अंत में भू विवरण को बताया जाना चाहिए। मित्रों एक आदर्श फायर की जो विशेषताएं होती हैं, फिलहाल चलिए इसमें कोई विशेष इसकी जरूरत नहीं है। आदर्श फायर का मतलब अगर कहीं पर कोई दुश्मन आपको दिख गया है तो उसको जो है किस तरह उसको फायर किया जाना चाहिए, वही है। भाई मान लीजिए आप भू क्षेत्र का विवरण देख रहे हैं, कहीं से वहीं कोई दुश्मन टपक पड़ता है तो उसको आपको गोली मारनी है, कौन मारेगा, किस प्रकार मारेगा, तो ये चीज आदर्श फायर का विशेषताएं होती है। चलिए ठीक है मित्रों, चलिए आदर्श फायर की विशेषताएं भी देख लेते हैं। लक्ष्य तथा सामने की भूमि स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए, तभी हम फायर कर सकते हैं। सैनिकों एवं हथियारों को शत्रु की दृष्टि एवं फायर से बचाया जाना चाहिए। शत्रु के विमानों से सुरक्षा होनी चाहिए। स्थिति ऐसी हो जहां हथियारों का कई दिशाओं से प्रयोग की स्वतंत्रता हो। स्थिति सुरक्षात्मक हो जिससे सैनिक उसमें अधिक समय तक ठहर सके और अस्त्रों के प्रयोग में कोई कठिनाई ना पड़े। हालांकि इसकी कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, वो तो शत्रु जब दिखता है तब उसके ऊपर फायर किया जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ मित्रों काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, लेकिन वही चीज़ है मित्रों कि हम भी आपको सिर्फ जो है पढ़ने के आधार पर ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो जो अच्छे ढंग से समझाते हैं, जो एमसीसी के विद्यार्थी होते हैं, चूँकि उनको जो है कमांडर उनको सामने जो है ट्रेनिंग देता है तो अच्छी तरह से वो ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल प्रयास हमने किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें सेना में भी ऐसी होती हैं कि भाई हम लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक वो हम भी आपको नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से इतना आप मान के चलिए इसमें कि ये जो है भू क्षेत्र का अध्ययन जिस प्रकार जो है कमांडर को निरीक्षण की जो प्रक्रिया दी जाती है वही चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। आमरुख वही कुछ चिन्हों का हम चुनाव करते हैं सामने, वो तो हमारी आपकी भूमि जहाँ पर हम निरीक्षण करने जाएंगे वो भूमि बताएगी कि सामने जो है मंदिर है या मस्जिद है या पेड़ है या और कोई सांकेतिक चिन्ह है, तो उसी को आमरुख के रूप में बनाया जाता है और उसी को हम सैनिकों को दिखाते हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया में वहीं अगर कोई दुश्मन दिखता है तो उसके ऊपर इसी तरह फायर भी डाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों अपने बुद्धि के अनुसार हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।